हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। आपके अब तक के जो है सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सब आपके हो चुके हैं। आज से आपके मैं फुल लेसन प्लान स्टार्ट करूँगी। तो फुल लेसन प्लान्स में सबसे पहले वाली जो सीरीज़ चलेगी वो इकोनॉमिक्स के सारे लेसन प्लान मैं एक करके करवाती जाऊँगी, जिससे आपके सारे इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान के बारे में आपको ये पता चल सके कि कैसे आपको अपनी लेसन प्लान की फाइल में अपने प्लान्स बनाने हैं और कैसे आपको वहाँ पर अपने प्लान्स पढ़ाने हैं। तो इसको मैं आपको अपने हर वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट लेसन प्लान इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के मैं आपको लेसन प्लान पढ़ाऊंगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट लेसन प्लान है मेरा, जिसमें मेरा जो टॉपिक था वो था अर्थशास्त्र एक विषय। आइए जानते हैं इसे। सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान की फाइल बनाएंगे तो उसमें आप अपने लेसन प्लान्स की फाइल में आपको फुल लेसन प्लान का फॉर्मेट मैंने बता रखा है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, और इसके साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी फुल लेसन प्लान का फॉर्मेट शो हो रहा होगा। आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं उसके फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन प्लान। लेसन प्लान को आप देख रहे होंगे सामने जो पंच पेपर में लिखे हुए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे सेंटर हेडिंग इसमें लिखी है पाठ्य योजना 1। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान जिस भी नंबर का होगा आप वो लिखिएगा। मेरा जो लेसन प्लान का ये नंबर था अर्थशास्त्र एक विषय, ये मैंने अपने फर्स्ट लेसन प्लान में पढ़ाया था और मेरा सब्जेक्ट्स था इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेंटर में आपकी हेडिंग पड़ेगी पाठ्य योजना 1। उसके बाद आप जिस डेट को लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे उस वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। विषय आपका जो सब्जेक्ट्स होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र था। जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले होते हैं वो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। इसके अलावा एसएसटी वाले जो होते हैं वो इतिहास लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, या भूगोल लिखेंगे। अर्थशास्त्र भी उनका सब्जेक्ट्स होता है, वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, बाहर आपका सामाजिक विज्ञान लिखा जाएगा। टॉपिक जो था मेरा इसमें वो था अर्थशास्त्र एक विषय। क्लास 9 था। कॉमर्स वालों को सीनियर क्लासेस ही मिलती हैं, केवल 9th क्लास, ठीक है। 10th उनको नहीं दिया जाता। वजह ये होती क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चों के डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए जो है हम जब प्रैक्टिस कराई जाती है तो हम लोग को 10th नहीं दिया जाता है, सिर्फ 9th ही क्लास दिया जाता है। बाकी साइंस और आर्ट्स वालों को एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास दी जाती है। फिर स्कूल में जिस स्कूल में मैं इंटर्नशिप कर रही थी, अपनी ये टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ पे मेरा जो पीरियड था फर्स्ट पीरियड लगता था, और वहाँ का जो टाइम पीरियड था 35 मिनट की एक क्लास होती थी। तो मैंने वो यहाँ पर लिखा है। आपकी क्लास जितने मिनट की होगी आप वो लिखेंगे, कौन से पीरियड पे आप जा रहे हो वो आप अपना लिखेंगे, और क्लास जो आपकी है आप वो लिखेंगे। जिस दिन जो पढ़ा रहे हो वो डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपके जो हैं आप वो लिखेंगे। बाकी ये ऊपर का ये सब सेम रहती है, हेडिंग्स आपकी सबकी सेम रहती है। आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या था। सामान्य उद्देश्य। 2 तरह के उद्देश्य होते हैं लेसन प्लान में इकोनॉमिक्स वालों के। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। थोड़ा इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम ना, सामान्य उद्देश्य किससे रिलेटेड होता है। नहीं तो आपकी कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हम लेसन प्लान में हमारा सामान्य उद्देश्य किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो जब भी सामान्य उद्देश्य हमारा रिलेटेड होता है हमारे सब्जेक्ट से लेकर के, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान,
तो मेरा सामान्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान को लेकर के होगा कि मैं बच्चों को सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा उसका रिलेशन अगर बात करें, विशिष्ट उद्देश्य की जब भी बात होगी तो आपके प्रकरण से होगी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कह दें तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से रिलेटेड है और सामान्य उद्देश्य आपके विषय हेडिंग से रिलेटेड है। अब आपको इस दो हेडिंग्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एकदम सिंपली बता दिया है कि सामान्य उद्देश्य आपके विषय से होगा और विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से होगा, प्रकरण से होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है जब आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स देते हैं उसमें। तो चलिए अब आगे आते हैं। अर्थशास्त्र एक विषय पढ़ाने के मेरे सामान्य उद्देश्य थे, 5 उद्देश्य थे मेरे अपने अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के। चले जानते हो क्या है। पहले तो है कि छात्रों को अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि बढ़ाना। देखिए 9th क्लास में बच्चा आता है तो कॉमर्स सब्जेक्ट अगर लेता है, ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही होती है कि एक तो ये नया सब्जेक्ट्स होता है और ये एक अलग सब्जेक्ट्स के रूप में आया है। देखिए साइंस वाले कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9th में साइंस सब्जेक्ट पढ़ते चले आ रहे हैं तो 9th, 10th में प्रॉब्लम नहीं करता है। मैथ्स भी वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो 9th, 10th में भी वो उनकी प्रॉब्लम नहीं करता है। इतिहास भूगोल भी वो वैसे ही करते आते हैं। लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनके लिए 2 नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एक होता है कॉमर्स और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स। ये दोनों उनके लिए एकदम नए सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनमें उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके इंटरेस्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। वो तो लेते हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन वो इंटरेस्ट उसमें डेवलप करने का काम टीचर का होता है। तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चे मेरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो मेरा जो सामान्य उद्देश्य पहले यही था कि छात्रों को अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि बढ़ाना। नेक्स्ट जो मेरा उद्देश्य था, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। नया सब्जेक्ट्स है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकें। और तार्किक क्षमता मतलब कि कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो उन्हें ये पता हो कि वो टॉपिक हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे रिलेटेड है, ठीक है, क्यों है, और अगर व्यवहारिक जीवन में वो चीज़ें हो रही हैं तो वो उसे समझ सके, अपनी तार्किक क्षमता को विकसित कर सकें। बौद्धिक किसी उस सब्जेक्ट के प्रति उनकी नॉलेज को डेवलप करना ताकि वो ये समझ सके कि व्यवहारिक जीवन में हम इसे कैसे तार्किक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि छात्रों में खोज क्षमता की भावना को जागृत करना। आए दिन कुछ ना कुछ रिसर्च होते ही रहते हैं। ठीक है, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारे इकोनॉमिक्स में भी हम लोग कई तरह की चीज़ें रिसर्च करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके। तो इसकी शुरुआत हमारी 9th क्लास से ही हो जाती है। बच्चों के अंदर एज अ इकोनॉमिक्स टीचर होने के नाते बच्चों के अंदर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि छात्र जो होते हैं उनके अंदर कि नई नई चीज़ें खोज करने की इच्छा हो कि ये चीज़ कैसे हो रही है, वो चीज़ कैसे, अगर हम इसको ऐसे करें तो फिर क्या होगा। इस तरह की, जैसे कि साइंस में होता है, हम लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें हम लोग ये चीज़ें खोज करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी हम लोग यही करते हैं। 4th लक्ष्य जो सामान्य उद्देश्य था मेरा वो है छात्रों में अर्थशास्त्र एक विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। यानी कि जो मेरा जो टॉपिक था उसके प्रति उनके ऊपर जिज्ञासा उत्पन्न करना। जब जिज्ञासा होगी तभी तो मैं अपने जो मेन उद्देश्य है उसको पा पाऊंगी, जो मेरा विशिष्ट उद्देश्य है उसे मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। तो छात्र अर्थशास्त्र एक विषय के प्रति अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनमें ये अपने सब्जेक्ट के टॉपिक के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न करना। ये तो तभी हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करूं कि उनके अंदर ये जानने की इच्छा हो कि आज क्या नया हम सीखने वाले हैं। 5th नंबर का जो मेरा पॉइंट था वो था छात्रों में उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। 5th मेरा जो मेन उद्देश्य था सामान्य उद्देश्य था वो था छात्रों में उचित निर्णय क्षमता का विकास करना। यानी कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए अगर मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 2 + 2 = 4 मैंने बता दिया बच्चों को, ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे कहीं बाहर जाते हैं और उनको कोई कहेगा 1 अंडा 2 रुपए का आता है तो बताओ 2 अंडे कितने के आते हैं, तो वो 2 + 2 करना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सीख सकें। ये मेन उद्देश्य होता है।
ठीक है, यानी कि वो उचित निर्णय ले सकें कि अगर उनके पास 6 रुपए हैं तो वो ये डिसाइड कर सके कि वो 4 रुपए के अंडे लें या ना लें, और अगर उनके पास 2 रुपए हैं तो वो कितने अंडे लें। ठीक है, तो जो मेरा सब्जेक्ट्स था तो उसको पढ़ाने का मेरा जो सामान्य उद्देश्य था वो था छात्रों में उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अगर वो कहीं पे कोई भी काम कर रहे हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स टॉपिक्स में उनको बैंक वगैरह हो गया है, ठीक है, हम जो है कई सारे नियम्स पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड वो अच्छे से निर्णय ले सकें। ठीक है, अपनी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे करके देखते हैं, ये डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना। सेकंड उद्देश्य जो है इस सेंटर हेडिंग पड़ेगी। हमारे 2 उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो विशिष्ट हमारी सेकंड सेंटर हेडिंग होगी। इस विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक होता है ज्ञानात्मक और दूसरा होता है बोधात्मक। चलिए आइए समझते हैं कि हमारे इस टॉपिक्स में हमारा ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य क्या था। विशिष्ट उद्देश्य में मेरा ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 मेन उद्देश्य था। एक तो छात्र अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकें, यानी कि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं अपने 8th क्लास में या 7th क्लास में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वर्ड तो कम से कम उन्होंने सुना ही होता है कि अर्थशास्त्र, कुछ नहीं तो हिस्ट्री में उन्होंने ये एक नाम सुना होता है। जब वो चंद्रगुप्त मौर्य हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो उन्होंने ये नाम सुना होता है कि इकोनॉमिक्स शब्द है क्या। ठीक है, तो चाणक्य का नाम सुना होता है, तो उसी से कोरिलेट करते हुए मैं उनको अपना सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि उनको दोबारा याद आ सके कि हाँ अर्थशास्त्र के बारे में उन्हें कुछ थोड़ा सा याद आ सके अपने बेसिक क्लास से, प्रीवियस ईयर क्लास से, जो उन्होंने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा समझ सके। दूसरा ये छात्र अर्थशास्त्र को जान सके। दूसरा उद्देश्य मेरा ये था कि छात्र ये अर्थशास्त्र के बारे में जान सके कि अर्थशास्त्र क्या है, इस चीज को जान सके। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जो दूसरा उद्देश्य था वो था बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमारे 3 पॉइंट्स थे। पहला जो उद्देश्य था, छात्र अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, यानी कि जब मैंने कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद उसे फिनिश कर दिया, और फिनिश करने के बाद अगर मैं बच्चों से कुछ एग्जाम्पल्स पूछूं तो वो अपनी समझ से, अपने आप से ही कुछ अदर्स एग्जाम्पल्स दे सकें, उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, ये चीज डेवलप करना होता है बोधात्मक उद्देश्य में। सेकेंड है छात्र अर्थशास्त्र की व्याख्या कर सके। अपना जो भी मेरा टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद अगर बच्चे अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन बना लेते हैं या उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिनिश हो जाती है, क्योंकि मेरा तो मेन उद्देश्य यही था कि अर्थशास्त्र की व्याख्या कर सकें। तो जब वो खुद से एक अच्छी डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं और अपने वर्ड्स में अर्थशास्त्र को परिभाषित कर दे रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र ये होता है, ऐसे होता है, इसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्किल्स हम उनके अंदर, ये हमारा उद्देश्य होता है कि वो इस तरीके में इस लेवल तक के उस चैप्टर्स को सीख लें। थर्ड उद्देश्य होता है छात्र अर्थशास्त्र तथा उसके प्रकार को बता सके। अर्थशास्त्र सिर्फ जानना ही नहीं होता, उसके टाइप्स को भी वो बता सकें। तो हमें अपना लेसन प्लान इस तरीके से डेवलप करना होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बच्चे आसानी से बता सके विद एग्जाम्पल, और उसे खुद अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके। जब ये 3 पॉइंट्स जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाना चाह रही थी वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। सेंटर में फिर मैंने हेडिंग लिखी थी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री इकोनॉमिक्स में मोस्टली ये होती है कि चॉक, डस्टर और श्यामपट्ट तो हर, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के टीचर हो, ये कॉमन ही होता है। चार्ट का यूज़ करें तो चार्ट इकोनॉमिक्स में चार्ट यूज़ होता है। साइंस में यूज़ करेंगे तो कुछ आप प्रैक्टिकल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी सोर्सेज हैं आपके कि आप प्रैक्टिकल यूजेस कुछ वीडियो के ज़रिए या कोई मॉडल अगर आपका होगा तो आप मॉडल के ज़रिए आप अपने टॉपिक को समझा सकते हैं। तो सहायक सामग्री में आपका मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है मेरा लेसन प्लान में इसमें था पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान की हेडिंग के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने टॉपिक का नाम रखते हैं, बाकी सब पूरा सेम टू सेम रहता है। यानी कि छात्र अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री में उन्होंने इतिहास शब्द पढ़ा होगा, हिस्ट्री में उन्होंने अर्थशास्त्र शब्द पढ़ा होगा, और जब अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो उन्होंने चंद्रगुप्त की कहानी पढ़ी होगी, और फिर चंद्रगुप्त से डायरेक्ट रिलेटेड थे चाणक्य, तो उसके बारे में थोड़ी सी वो जानकारी रखते हैं। बस आगे की जानकारी से हमें उन्हें अपने कनेक्ट कराना होता है। जो पीछे का ज्ञान होता है वो आगे के ज्ञान से उन्हें कनेक्ट कराना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पेज में जैसे बना हुआ है, ठीक है, ठीक ऐसे ही फॉर्मेट आपका भी रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। सेकंड में जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन नए पेज से बनेंगे। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो सके तो अगर आप बना लें अगर आप इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन नए पेज से बना लें तो आप बना सकते हैं, और कोशिश करिए इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन हमेशा नए पेज से ही बनाएं। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम पहले बता चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में एक टेबल बनती है, ठीक है। ये टेबल में एक क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र प्रतिक्रियाएं। आइए देखते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन से इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि मैं अपने पॉइंट्स निकाल सकूं, बच्चे खुद उस पॉइंट्स तक पहुंच जाए और जो मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ वो मैं अपना पॉइंट्स उन्हें बता सकूं, ठीक है। तो मैंने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आइए वो देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सेकंड क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र कौटिल्य था। बच्चों ने आंसर्स दिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा कौटिल्य को हम और किस नाम से भी जानते हैं? बच्चों ने आंसर्स दिया। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा था कि चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? तो ये मेरा समस्यात्मक प्रश्न था। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तो ये मेरे लिए समस्यात्मक प्रश्न हुआ। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाने के बाद, उसकी टेबल बनाने के बाद, मैं लेसन प्लान के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में था कि छात्र आज हम अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मेरा उद्देश्य कथन था कि छात्रों आज हम अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके इस पेज में सेम ऐसे ही सब कुछ बनेगा, ठीक है। आइए मैं आपको समझाती हूँ आपको कौन कौन सी चीजें वहां पे पढ़ानी है। अब इस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें, इतना तो मैंने आपको बता दिया। ये 3 पेजेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये 1 पेजेस, ठीक है, ये 2nd पेज, और ये आपका जो 3rd पेज है। इस पेज में जितना फॉर्मेट मैंने आपको बताया है वो फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आइए अब जानते हैं कि इसमें से क्या क्या चीजें हमें बच्चों के सामने बोलनी है, क्या क्या चीजें हमें सिर्फ एज अपनी फाइल में सिर्फ लिखना है, उसे बोलना नहीं है वहां पर जब हम क्लासरूम में एंट्री पढ़ा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें तो ये सब तो आप ब्लैक बोर्ड में मेंटेन करोगे। ब्लैक बोर्ड में जब मेंटेन करोगे तो आपकी डेट, सब्जेक्ट्स, क्लास, चक्र और समय, इतना आपको मेंटेन करना है, ठीक है। प्रकरण सिर्फ हेडिंग डाल करके उसका टॉपिक को नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे जगह खाली छोड़ेंगे, यहाँ तक कि अंडरलाइन भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रकरण हेडिंग लिखेंगे ऐसे, प्रकरण, और बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये तो ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको बता दिया है। सामान्य उद्देश्य आपकी सिर्फ और सिर्फ फाइल में ही रहेगा, आपको वहाँ बच्चों के सामने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, ना डिस्कस करना। ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपके टीचर्स देखेंगे आपको क्लासरूम में जब आप पढ़ा रहे होंगे, तो इनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइल में लिखना है इसको और कहीं नहीं यूज़ करना है। सेकंड जो विशिष्ट उद्देश्य है, ये भी आपकी फाइल में ही लिखा रहेगा, आपको इसको क्लासरूम में कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ टीचर्स को दिखाने के लिए है ये, और बच्चों के सामने इसको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहना है आपको। इसमें जितनी भी आपकी सहायक सामग्री है, ये भी आप बच्चों के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही पूर्व ज्ञान, ये भी सिर्फ और सिर्फ फाइल पर ही मेंशन रहेगा और कहीं नहीं।
आपको मतलब कहीं क्लासरूम में बोलना नहीं है इन सबको। अब जानते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग तो लिखी रहेगी, लेकिन आपको सिर्फ बच्चों के सामने ये क्वेश्चंस बोलने हैं और क्वेश्चंस आप बोलेंगे और आंसर्स बच्चे देंगे, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन की बात करें तो उद्देश्य कथन आपको बोलना है। वो कब बोलना है मैं आपको बताऊंगी। कि उद्देश्य कथन हेडिंग मत बोलिएगा, सिर्फ इसके अंदर जो लिखा है ना उसको बोलना है, और इसे बोलना है आपको क्लासरूम में। ये तो बच्चे बोलेंगे और ये आप बोलोगे। आइए अब देखते हैं कि आप इसको कैसे पढ़ाओगे। ये 3 पेजेस। सबसे पहले तो आप जैसे ही क्लासरूम में एंट्री करेंगे तो बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आप पहला लेसन प्लान पढ़ा रहे हो, बच्चों को आपका नाम नहीं पता होगा। तो जब मैं गई थी तो मैंने सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया था अपना, कि बच्चों मेरा नाम शशि सिंह है और मैं आपकी अर्थशास्त्र की टीचर हूँ। इतना बोला था मैंने, और साथ में अपना ब्लैक बोर्ड भी फिल किया था, अपनी डेट वगैरह चेक करी थी, सब्जेक्ट्स चेक किए थे, और अपने टॉपिक का ब्लॉक मैंने खाली रखा था, क्लास चक्र ये पूरा मेंटेन कर रखा था। इसके बाद मैंने बच्चों से कहा था कि बच्चों मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, और जिन क्वेश्चंस का आंसर्स आप सभी को पूर्ण वाक्यों में देना है। जिस बच्चे को मैं उठाऊंगी वही बच्चा मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स देगा। जिस बच्चे को मैं नाम लेके बुलाऊंगी वही बच्चा अपने पूर्ण वाक्यों में उन प्रश्नों का उत्तर देगा। तो बच्चों ये बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। फिर एक बच्चे को उठाया क्लासरूम में, उसका नाम लेते हो। बच्चों को जब भी उठाएंगे तो उनका नाम लेके उठाएंगे आप, ठीक है। फर्स्ट डे है तो हो सकता है आपको नाम ना पता हो, तो उन्हें थोड़ा इशारों में या कोई दूसरा नाम लेकर के भी आप बुला सकते हैं, इशारा कर दीजिएगा उन्हें। तो बच्चों ने, जैसे राम को मैंने उठाया, राम ने आंसर दिया मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त, तो बच्चों बताओ फिर चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र कौन था। मोहन आप बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र कौटिल्य था। कौटिल्य को हम और किस नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ने कहा कि कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों के पास नहीं था, तो मैंने, ये मेरा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था, बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तो मैं सीधे अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुई और मैंने लिखा कि अर्थशास्त्र एक विषय, और अपने टॉपिक को अंडरलाइन किया और कहा बच्चों आज हम अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में अध्ययन का कार्य करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ये टॉपिक्स पढ़ाना है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास में कैसे आपको इन 3 पेजेस में क्या क्या पेजेस आपको क्लासरूम में बताने हैं, बोलने हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको सिर्फ अपनी फाइल में फॉर्मेट के तौर पे मेंटेन करने हैं। उद्देश्य कथन। अब इसके बाद सेम वही चीज जैसे आपको सामने टेबल में दिख रहा है। अपना पहला शिक्षण बिंदु मैंने स्टार्ट किया, तो पहले ये जान लेते हैं फाइल में क्या क्या हमें कैसे लिखना है। तो आपको दिख रहा होगा कि फाइल में सबसे पहले आपको ये टेबल फॉर्म दिख रही है, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु क्या था। पहला शिक्षण बिंदु मेरा था अर्थशास्त्र का इतिहास एवं शाब्दिक अर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी रखा था बच्चों के पूर्व ज्ञान से। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था। बच्चों ने आंसर्स दिया, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का नाम अर्थशास्त्र था। इस क्वेश्चन का बच्चों ने जवाब दे दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रश्नोत्तर विधि। मेरी ये कौन सी विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि थी।
सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था अर्थशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों ने तुरंत आंसर दिया अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ प्लस शास्त्र शब्द से मिलकर बना है। थर्ड क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा था अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, तो इसमें छात्र निरुत्तर। फिर इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। अर्थशास्त्र शब्द में अर्थ शब्द का अर्थ धन और शास्त्र शब्द का अर्थ होता है संचय, अर्थात धन के संचय को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें से कुछ लाइनें मैंने अपने ब्लैक बोर्ड में लिखी थी, वो मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख रहे होंगे अभी जो पढ़ाया था उसकी प्रश्नोत्तर विधि इसके जस्ट सामने मैंने लिखा था। एक्चुअली मिनिएचर्स खुला हुआ है, ठीक है। इसके सामने ये लिखा हुआ था व्याख्यान विधि। ठीक है, जब ये टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रही थी अपने चार्ट्स को, उसी बीच मैंने अपना चार्ट पेपर यानी अपना जो छोटा सा चार्ट जो मैंने चार्ट पेपर बना के ले गई थी वो मैंने अब ब्लैक बोर्ड के साइड पे भी चिपकाया था अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए। आपको एक साथ कई काम करने होते हैं जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चंस को। आपको चार्ट पेपर भी उसी टाइम चिपकाना होता है, अपने टॉपिक को भी एक्सप्लेन होता है और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको शामपट का कार्य भी करना होता है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर आप चार्ट पेपर देखेंगे तो मैंने इसमें धन से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके पास पैसे हो तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल में अगर व्यापार कर रहे हैं तो भी धन की आवश्यकता होती है। अगर आप प्लेन में घूम रहे हैं या ट्रेन से भी कुछ लोग आ रहे हैं विदेशों में तो भी हमारे देश में धन आता है, ठीक है। किसान खेती करके अनाज का उत्पादन करता है फिर उसे बेचता है तो भी वो धन, और धन से हम अपने यातायात के साधनों को विकसित कर सकते हैं, सड़कें मेंटेन कर सकते हैं और वृक्ष लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं तो भी हमें धन की आवश्यकता होती है स्कूलों में पढ़ाने के लिए, और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनको भी सैलरी दी जाती है। कंप्यूटर्स में भी हम अपने धन से संबंधित डिटेल्स को रखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्टडी करनी हो तो भी हमें धन की आवश्यकता, यानी हर जगह पे धन की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, अभी मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे एक्सप्लेन किया था। मिनिएचर्स मैंने ये खुद से बनाया था। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के मोस्टली मिनिएचर्स आपको मेरे इमेजिनेशन बेस मिलेंगे, जो मैंने इमेजिन किया था वही मैंने वहाँ पे बनाया था। ये सारे मिनिएचर्स आपको कहीं पे भी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये खुद से बनाने होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये आपके टीचिंग के प्लस पॉइंट्स होते हैं। आप अपने टॉपिक्स को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद मेरा जो सेकंड शिक्षण बिंदु था वो अर्थशास्त्र का परिचय तथा अर्थशास्त्र के पिता। ये मेरा दूसरा शिक्षण बिंदु था जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछा था अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों ने जवाब दिया था अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा था आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों के पास नहीं था, तो यहाँ पर व्याख्यान विधि लिखी है। व्याख्यान विधि इसलिए लिखी क्योंकि अब एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर्स मिल गया था तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई थी। सेकंड में छात्रों ने द्वारा आंसर नहीं दिया गया था तो व्याख्या विधि इसको कहा गया है। ये सब मैंने फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आमने सामने बनेगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर उसे देखिएगा, पहले उसे देखिएगा और फिर लेसन प्लान ये वाले टॉप पॉइंट्स को समझिएगा, सारे लेसन प्लान्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन था
एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें छात्रों के पास जवाब नहीं था, तो फिर मैंने अपनी व्याख्यान विधि के द्वारा उस टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न विचारों को संकलित करके उन्हें क्रमबद्ध करके वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं अभी पढ़ कर आपको वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सारी बातें तो हम इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम मेन पॉइंट्स ही लिखते हैं, बाकी वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैंने बस इतना लिखा था यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन मैंने बच्चों के सामने किया था। मैं अभी आपको करके बताऊँ, क्योंकि क्रमबद्ध वैज्ञानिक ये ऐसे टर्म्स जो बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए, तो इस तरीके से हमें समझाना होता था। थर्ड भी मैं बताऊंगी, अभी आप फॉर्मेट समझ लीजिए। थर्ड जो है हमारा पॉइंट्स था अर्थशास्त्र के प्रकार। तो मैंने बच्चों से पूछा कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया। छात्रों के पास इसका जवाब नहीं था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था ये व्याख्यान विधि, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो व्याख्यान विधि स्पष्टीकरण किया था कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र। फिर मैंने बच्चों से पूछा था कि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बच्चों को इसका जवाब नहीं पता था। छात्र निरुत्तर, तो मैंने उन्हें बताया था कि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र को विशिष्ट अर्थशास्त्र कहा जाता है, ये मैंने बताया था। ये इस तरीके से मेरे ये 3 शिक्षण बिंदु थे। आइए अब इसको जानते हैं कि इन 3 शिक्षण बिंदुओं को मैंने अपने क्लासरूम में कैसे एक्सप्लेन किया था, कैसे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे थे। आइए हम इसको देखते हैं। इससे पहले के 3 पेजेस में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या क्या एक्सप्लेन करना, क्या सिर्फ फाइल में रखनी है। उसी तरीके से अभी आपको बता दिया कि फाइल में कैसे लिखना है। अब आपको वहाँ पे कैसे पढ़ाना है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते ही आपने अपना पॉइंट लिखा, जैसे मैंने लिखा कि अर्थशास्त्र एक विषय के बारे में बच्चों आज हम अध्ययन का कार्य करेंगे। अपना टॉपिक लिखते हुए ये लाइन बोली और वहाँ अंडरलाइन किया। उसके बाद मैंने बच्चों के सामने अपना फर्स्ट क्वेश्चन रखा, बच्चों बताइए चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है। बहुत से बच्चों ने हाथ खड़ा किया, उनमें से एक बच्चे को उठाया था मैंने, इसे नीता से मैंने पूछ लिया। चलिए नीता बताइए कि चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना का नाम अर्थशास्त्र था। सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने पूछा अर्थशास्त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। बच्चे ने आंसर्स दिया अर्थशास्त्र अर्थ धन शास्त्र शब्द से मिलकर बना है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों से पूछा अर्थशास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। बच्चे इसका आंसर्स नहीं दे पाए। मैंने इसे एक्सप्लेन किया। अर्थशास्त्र शब्द, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। तो अर्थ मतलब होता है हमारा धन से होता है और शास्त्र का मतलब हमारा संचय से है। ये मेरा उत्तर नंबर 1 ब्लैक बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही लिखा था मैंने। अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का अर्थ हम धन से लगाते हैं और शास्त्र का अर्थ संचय से लगाते हैं, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन का संचय करना, यानी अर्थशास्त्र को हम धन का संचय भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया मैंने और आप देख रहे हैं कि मैं लिख भी रही हूँ, तो मैंने इसको लिखते हुए एक्सप्लेन किया, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क भी किया। और उसके बाद मैंने अपना चार्ट खोला और वहाँ ब्लैक बोर्ड में चिपकाया। चलिए जानते हैं बच्चों की अर्थशास्त्र में जब हम धन का संचय करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अपने धन का संचय कैसे कैसे करते हैं। आज मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, आप भी उसे देखिए और बताइए कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपको क्लास को 1 मिनट के लिए भी साइलेंट नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप 1 मिनट भी अगर क्लास को साइलेंट छोड़ देते हैं, आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्लास में बच्चे आपस में बात ज़रूर करेंगे।
तो बच्चों को बिजी रखने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट रखने के लिए, अपनी तरफ उनका ध्यान आपका बना रहे, तो आपको इसी तरीके से उन्हें बिजी रखना होता है। जैसे मैंने अभी चार्ट पेपर भी चिपका रही हूँ, चार्ट पेपर भी चिपकाया और बच्चों को बिजी भी रखा। देखो मैं चार्ट पेपर चिपका रही हूँ, उन्हें बता भी रही हूँ कि देखिए बताइए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो हम धन का संचय कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो करेंसी होती है, हम तो इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास तो रुपए होते हैं, लेकिन अमेरिका में तो डॉलर चलता है। तो हर देश की कुछ ना कुछ करेंसी है, और जब हर देश की करेंसी, तो इस करेंसी का मतलब ये है कि वो धन का कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करते ही होंगे। हमारे पेरेंट्स मंथली सैलरी जब उनकी आती होगी तो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते होंगे। चलो राम बताओ, आप बताओ कि आपको पॉकेट मनी अगर मिलती है तो यहाँ तो आपने कहाँ कहाँ आप उसको इन्वेस्ट करते हो। तो बच्चों के ही एग्जाम्पल्स ले लिए। तो किसी बच्चे ने कहा मैम हम अपने लिए बुक्स खरीदते हैं, किसी बच्चे ने कहा कि मैम मुझे जो पॉकेट्स मनी मिलती है, इस मंथ की पॉकेट्स मनी से मैंने अपने लिए एक क्लॉथ लिया या एक नई ड्रेस ली। दूसरे बच्चे ने कहा कि मैम मैंने अपने लिए पेन लिया, पेंसिल लिया, ठीक है, या साइकिल के लिए मैं अपने पैसे जमा कर रहा हूँ। इसी तरीके से बच्चे अपने धन के संचय के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे वो अपने पॉकेट मनी इन्वेस्ट करते हैं। फिर मैंने अपने चार्ट पेपर में आई, और अपने चार्ट पेपर में आते ही मैंने कहा देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सारे आपको रुपये दिख रहे होंगे, पैसे दिख रहे होंगे, ठीक है, जेवर भी दिख रहे होंगे। धन का मतलब हमारे सिर्फ रुपए पैसे से नहीं होता, हमारे जेवरों से भी होता है। जो जेवर्स होते हैं वो भी हमारे धन ही होता है, ठीक है। अब हम अपना थोड़ा सा पैसा जो होता है कपड़ों में खरीदते हैं, होता है कि नहीं। अगर हमारे पास कोई नई ड्रेस नहीं होती, किसी पार्टी में जाना हो तो हम अपने न्यू ड्रेसेस खरीदते हैं, या हमें किसी को गिफ्ट देना होता है तो हम उसके लिए थोड़े से अपने पैसों में से थोड़ी सी ड्रेसेस खरीदते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ हमने कोरियर करवाया है तो शिप के ज़रिए हमारा सामान कोई कोरियर आता है तो हम थोड़ा बहुत पैसा वहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं। इधर उधर कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम अगर हवाई जहाज़ से कर रहे होते हैं तो हम अपने टिकट्स में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। स्कूल से हम अगर घर जा रहे हो या घर से स्कूल आ रहे हो तो हम बस यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। पेड़, सड़क के किनारे आपको पेड़ दिख रहे होते हैं तो इन पेड़ों को लगाने पे भी धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छी हमें ऑक्सीजन मिलती है तभी तो हम स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट है किसान जो होता है अपनी खेतों में इन्वेस्ट करता है, अपने धन का संचय करता है। कैसे करेगा भाई, जब फसल बोएगा तो फसल की देखभाल करेगा, उसके बाद जब वो फसल बेचने लायक हो जाएगी तो उसे मार्केट में ला करके उसे धन मिलेगा। तो इस तरीके से वो अपने धन, संचित धन से पहले कुछ बीज खरीदेगा, तभी तो जा करके वो फिर फसल बोएगा, तब फिर से उन फसल को बेचेगा और उसके बाद फिर उसे पैसे मिलेंगे, तभी तो इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी। उसी तरीके से आप स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए तो आपके पेरेंट्स फीस देते हैं, यानी कि यहाँ पे भी इन धन का वो एक तरीके से अपनी मंथली सैलरी में डिसाइड रहता है कि भाई इतने बच्चों की फीस आनी है, ठीक है। तो हमें पता होता है कि यहाँ पे हमें इतना पैसा देना है, स्कूल में इतना फीस पेमेंट करना है। धन संचय होता है, टीचर्स को सैलरी देते हैं स्कूल वाले, तो उन्हें पता होता है इतने उनके स्टाफ्स उनको इतनी सैलरी देते। इस तरीके से धन को हम संचित करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम, ये सारे काम तभी तो हो पाते हैं जब हम धन को सही तरीके से संचित करेंगे और उसको सही तरीके से यूज करेंगे। फिर बच्चों से मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि बच्चों बताओ अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बच्चों ने जवाब दिया, वहां से बच्चे को उठाया, फिर बोला, तो बच्चे ने जवाब दिया कि अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बच्चों से पूछा मैंने, बच्चों अच्छा बताओ कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। इस सवाल का जवाब बच्चों के पास नहीं था। मैंने बताया उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता हम क्यों कहते हैं। अगर आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है तो एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहते हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता
एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र के बारे में देखिए चाणक्य ने बहुत सारी बातें कही थी और उन सभी बातों को उन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस पे लिखा, ठीक है, एक संकलित तरीके से, जो कि सारे डाटा पुराने ज़माने में आपको पता था कि सब इधर उधर हो गया था, ठीक है। और फिर इन सारे डाटा को एक सीक्वेंस पे रखा, एक क्रम में कि नंबर 1 पे ये पेज नंबर है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये पेज है, नंबर 4 पे ये वाला पेज है, नंबर 5 पे ये। तो उसको एकदम पूरे तरीके से सारे विचारों को उन्होंने एक सीक्वेंस पे रखा, ठीक है, और उनको एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, मतलब उसमें पूरे अच्छे से रिसर्च करी, उन थ्योरी को, जो उन्होंने थ्योरी दी थी उनके बारे में जाना, रिसर्च किया कि क्या ऐसा सच में है, अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या इफेक्ट हुआ, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट्स है। इन सब को करने के बाद उन्हें एक सीक्वेंस पे रखा और उसके बाद इसे एक अलग ही फाइल के तौर पे, मतलब एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया प्रूफ के साथ, क्योंकि वैज्ञानिक रूप तभी होता है जब आप पूरी किसी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से रखने के बाद एज अ प्रूफ रखते हैं। तो बच्चों अब ये बताओ कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों चलिए मैं बताती हूँ आपको, अर्थशास्त्र को जो है 2 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा है बृहद अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम समष्टि अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र को हम विशिष्ट अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैं साथ ही साथ में ब्लैक बोर्ड वर्क भी करती जा रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, बोलते जाना है और ब्लैक बोर्ड में जो जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जो जो पॉइंट्स से मतलब ये है कि जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जो जो पॉइंट्स आपने श्यामपट्ट कार्य हेडिंग्स पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामपट्ट कार्य पे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड में तुरंत टर्न होकर के जो जो पॉइंट्स आपको माइंड में इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है कि जैसे ही आपका लिखने वाला पॉइंट्स आए तो आप उसे बोलते हुए लिखें, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, अलग से आपको ब्लैक बोर्ड में जा करके आंसर्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ाती जाएंगे वैसे वैसे अपने पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड में लिखते जाइएगा, ठीक है। और ये सेम टू सेम ऐसे ही होने चाहिए जैसे आपके फाइल में लिखा है, और क्वेश्चन नंबर भी वही, जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है उसी हिसाब से आपको लिखना, आपको ब्लैक बोर्ड उसी समय फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ब्लैक बोर्ड कार्य उत्तर नंबर 1 मैंने लिखा था आपको, अर्थ प्लस शास्त्र धन का संचय, ठीक है। उत्तर नंबर 2 एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता। उत्तर नंबर 3 अर्थशास्त्र के 2 भाग, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र। उत्तर नंबर 4 सूक्ष्म अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र तथा विशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। इस तरीके से ये वाला जो छोटा वाला ब्लैक बोर्ड यहाँ पे मिनिएचर्स के तौर पे चिपकाया है, ये इसी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करते करते आपके सामने फिल किया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे गए हैं, ठीक है। आपको प्रकरण के नीचे आप देखिए अंडरलाइन भी कर रखा है। अब मैं सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद मैं बच्चों से पूछूंगी। चलिए बच्चों अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसको बताइएगा। तो अच्छा बच्चों पहले बताइए कि प्राचीन काल में चाणक्य के अतिरिक्त और कौन कौन अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो बच्चों ने आंसर्स दिया कि प्राचीन काल में चाणक्य के अलावा एडम स्मिथ भी थे अर्थशास्त्री, ठीक है। मेगस्थनीज ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, ये क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं बताइए, बृहद अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछूंगी और इसका बच्चे आंसर्स देंगे, ठीक है। इस पॉइंट्स में बच्चे आंसर सही या गलत देंगे तो आप एक्सप्लेन फिर से करिएगा उस चीज़ को। वैसे ऐसा होता नहीं है, बच्चे सही आंसर्स दे देते हैं। इसमें जो भी आंसर्स होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसका एक भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए श्यामपट्ट में,
ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। बोधात्मक प्रश्न आप, मैंने बताया समझ पे बेस होता है, उनकी समझ विकसित करनी और खुद से वो उस चीज़ को बता सकें। तो इसमें यही सारे क्वेश्चन इसी बोध पे आधारित किए गए हैं, ठीक है। फिर इतना करने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बच्चों श्यामपट्ट में आपको जितना कुछ लिखा हुआ है, श्यामपट्ट कार्य आप सभी अपने कॉपी में नोट करिए, और उनको नोट करने के लिए कहूँगी और क्लास में अपना राउंड लगाऊंगी, कक्षा का निरीक्षण करूँगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि नीचे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा कि छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेंगी, निर्देश देंगी और खुद कक्षा का निरीक्षण करेंगी। तो अब मैं कक्षा में कम से कम मैंने 3 राउंड्स लगाए होंगे, 3 राउंड्स में बच्चे आपका ब्लैक बोर्ड कार्य उतार देते हैं, ठीक है। इतना उतारने के बाद मैंने तुरंत ही बच्चों से पूछा कि बच्चों आपने श्यामपट्ट कार्य उतार दिया? बच्चों ने कहा हाँ मैम उतार दिया, ठीक है। जब क्लास में 3rd राउंड लगाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, आपको सामने पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग दिख रही होगी। ये पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, ब्लैक बोर्ड आपका जो मिनी ब्लैक बोर्ड्स होता है, ठीक है, जो आपका रोलर बोर्ड होता है, एक रोलर बोर्ड भी आप लोगों से मंगवाया जाता है। तो उस रोलर बोर्ड पे आप घर से ही लिख के जाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे सेंटर पर, जैसे यहाँ पे लिखा ना, बिल्कुल यही चीज़ आप पूरा का पूरा अपने रोलर बोर्ड में उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोलर बोर्ड में ये सारी चीज़ें आप उतारेंगे, जितना पुनरावृत्ति का है, सही गलत का निशान लगाइए। ये 4 क्वेश्चन से इसको पूरा का पूरा उतारेंगे, गृह कार्य को नहीं उतारेंगे, सिर्फ इतना उतारेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड, वहाँ पे मैं साइड पे चिपकाऊंगी, चार्ट पेपर हटा करके अब मैं वहाँ पर ब्लैक बोर्ड चिपकाऊंगी। ब्लैक बोर्ड चिपकाने के बाद स्टिक की हेल्प से, स्टिक से ही आपको बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य को कहा जाता है बच्चों, क्या ये वाक्य सही है या गलत? बच्चों ने कहा हाँ मैम सही है। आप वहाँ पे टिक लगा दें, आंसर टिक नहीं लगाइए, सिर्फ ऐसे से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आंसर जब बच्चे आंसर्स देंगे ना सही या गलत, तो आपको यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो लिखेंगे और साथ में उसे एक्सप्लेन भी कर देंगे एक बार। और अगर कोई आंसर गलत देते हैं तो एक्सप्लेन करिएगा, वरना बच्चे सही ही आंसर देते हैं, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है? बच्चों ने कहा यस, बिल्कुल उन्हीं को कहा जाता है। तो आप ये टिक करेंगे, मैंने वहाँ पे टिक किया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है? हाँ कहा जाता है, तो मैंने टिक किया। बृहद अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है? गलत, बच्चों ने आंसर्स दिया, तो मैंने उसे ऐसे टिक किया। इतना करने के बाद मैंने ब्लैक बोर्ड में साइड पे बच्चों को आप गृह कार्य दिया, क्योंकि इतना सारा कार्य होने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में जो आपको लिखा हुआ है, मैंने ये पूरा नोट डाउन किया कि अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा प्रसिद्ध विशेषताओं के विषय में लिखकर लाइए। गृह कार्य को ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद जितना भी कार्य आपने ब्लैक बोर्ड में किया होता है, डस्टर से आप इसको क्लीन करते हुए ही क्लासरूम से बाहर जाएंगे, ठीक है। ये आप जो वहाँ पढ़ा रहा होता है, एज ए टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना जितना भी काम उन्होंने किया होता है ब्लैक बोर्ड में, उसको साफ करके ही क्लासरूम से बाहर आती हैं, ठीक है। तो मैंने भी यही किया था। ये मैंने कुछ स्टेप बताए हैं कि स्टीच प्लान को मैंने वहाँ पे कैसे पढ़ाया था। आप भी इससे अच्छा पढ़ा सकते हैं, और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो मुझे पता है कि आप मुझसे भी बहुत अच्छा वहाँ पे पढ़ा ले जाएंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने यहाँ पे बताया है कि ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स को पढ़ाया, ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस वीडियो से लेकर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर्स आपसे ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो अब आपकी जितनी भी चलेंगी वो इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान जितने मैंने बनाए हैं उनको मैं एक एक करके लेकर आऊँगी और उसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, और कैसे कैसे फाइल में लिखा है वो मैं आपको बोल करके, और कैसे वहाँ पे पढ़ाना है ये भी मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टोटल 21 प्लान्स हैं, ठीक है। तो 21 के 21 मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूँगी,
और दो वीडियो लंबी होने की वजह ये होती ना कि एक तो पहले आपको लग रहा होगा कि वीडियो 45-46 मिनट के 50 मिनट्स की वीडियो है, बट इसमें दो चीज़ें हो रही हैं एक साथ। एक तो जो कॉपी फाइल का फॉर्मेट है वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और दूसरा मैंने वहाँ पे आपको इसे कैसे फॉर्मेट को पढ़ाना है, कैसे कैसे, वो भी साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट सीखने के बाद उसे पढ़ाना भी आना चाहिए, तो दोनों चीज़ होती है। थैंक यू।